नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य भाग से पाठ गलता लोहा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। तो आगे अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे और पाठ को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेखक परिचय। नई कहानी आंदोलन की कहानीकार शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। शेखर जोशी का प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में जोशी जी का EME अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हो गया, जहां वे सन 1986 तक सेवा में रहे। तत्पश्चात स्वैच्छिक रूप से पदत्याग कर स्वतंत्र लेखन में संलग्न रहे। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुवादित हो चुकी है। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। दाज्यू कोसी का घटवार, बदबू, मेटल जैसी कहानियां ने न सिर्फ शेखर जोशी के प्रशंसकों की लंबी जमात खड़ी की, बल्कि नई कहानी की पहचान को भी अपने तरीके से प्रभावित किया। पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन, संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीदों से भरे औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जाति में जुड़ी रूढ़ियाँ, ये सभी उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। तो आइए अब हम लोग पाठ का सार को समझते हैं। पाठ का सार। मोहन के पिता वंशीधर पुरोहित का काम करते थे। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे और उन्हें मानते थे, परंतु अब वह बूढ़े हो चुके थे। वह व्रत उपवास भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वो चंद्रदत्त के घर रुद्री पाठ करते नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। अपने पिता का भार हल्का करने के लिए उसने हसुआ उठाया। उसकी धार तेज करवाने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुंचा। यह सोच रहा था कि हसुए से वह खेती का ही कुछ काम कर ले। तो ये है पाठ का सार। पाठ को विस्तार से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो पाठ गलता लोहा की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मोहन का परिवार एवं उसका बचपन। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की और अब वृद्धा अवस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होते थे। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ अर्थात शंकर की आराधना का एक प्रकार है, वह करने जाना था, परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वह स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं और उनका बेटा मोहन उनकी इस बात का आशय समझ जाता है, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वह कुशल नहीं है। अर्थात वह अपने पिता की तरह उस व्यवसाय में कुशलता नहीं हासिल किया है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चल जाता है। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर
हंसुए घास काटने का औजार में धार लगाने पहुंच जाता है, जिससे आफत अर्थात लोहा का कार्यस्थल से आती धप धप की आवाजों को वह दूर से पहचान लिया करता था। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी लोहार या सुनार की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की नली होती है, वह फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। तो इस प्रकार उनका बेटा लोहार के यहाँ पहुंचकर अपने भी बारे में और उस लोहार के कार्य को भी बारीकी से देखकर समझ रहा था कि आगे उसे आखिर क्या करना है। वो अपने पिता का भार हल्का करना चाहता था, किंतु उन्हें वह कार्य नहीं आता था जो उसके पिता करते थे। इसके बाद लेखक लिखते हैं कि धनराम व मोहन का मिलना। लिखते हैं कि धनराम मोहन का सहपाठी था और दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछने पर वह उसे बताता है कि वे पिछले साल ही गुजर गए। धनराम बोला, मां साहब भी क्या आदमी थे लला। फिर दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं। उनका कड़क आवाज में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने व मोहन के विषय में पूछना उन्हें याद आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वो मास्टर जी का चहेता था और पूरे स्कूल का मॉनिटर भी था। वही प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गाकर प्रार्थना करता था और अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब न देने पर वह उनके प्रश्नों के जवाब देता। इसलिए मास्टर साहब ने उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार दिया था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेशों पर डंडे खाए थे और धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन में ही बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मास्टर त्रिलोक सिंह सदैव यह कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। आगे लेखक लिखते हैं कि किस तरह से धनराम पढ़ाई में अरुचि रखता था। उस घटना को याद करते हुए लिखते हैं कि धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद न होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान डंडी टूट गई और मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया, जिस कारण मास्टर जी उसे मारते थे छड़ी से
और उस पर व्यंग भी किया करते थे और कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। और इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दर्दियाँ निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दिया। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, जिसे लोगों को बहुत दुख हुआ और जिसके पश्चात धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और आसपास के लोगों ने तथा गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। तो अब वह यह कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मोहन के पिता वंशीधर की महत्वाकांक्षाएं क्या थी। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेता है, जिससे वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगते हैं। पैतृक पुरोहिताई के धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि इस काम में वह अपने परिवार का पेट तक न भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यही उनकी मनोकामना थी। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मोहन द्वारा स्कूल पहुंचने के लिए किया गया संघर्ष। मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव की 4 मील दूर था, जिसे पार करने में 2 मील की चढ़ाई के अतिरिक्त बरसात के मौसम में नदी के जल स्तर की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या थी। अर्थात लेखक बताते हैं कि वहाँ बरसात के मौसम में पानी जम जाया करती थी और बच्चों को स्कूल पहुँचने में समस्या का सामना करना पड़ता था। ऐसे पानी को पार करके स्कूल पहुँचना पड़ता था। फिर लेखक बताते हैं कि वंशीधर रोजाना शाम को थके हुए मोहन को प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में निहित विद्यावशने अर्थात विद्या प्राप्त करने की ललक रखने वाला बालकों की कथा सुनाते। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाइयों को देखते हुए वंशीधर अपने एक यजमान अर्थात उनसे कथा कराने वाले के घर में मोहन के रहने का प्रबंध कर देते हैं और उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी का जल स्तर घटने पर गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तभी पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचा और इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और वे मोहन के भविष्य को लेकर। इसके बाद लेखक बताते हैं कि मोहन का पढ़ने के लिए लखनऊ जाना। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आता है और वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं।
रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है। वंशीधर को ऐसा लगा कि उन्हें रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हैं। और मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो वहां उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। घर की महिलाओं के अतिरिक्त वह आसपास और आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन जाता है। रमेश बड़ा बाबू था। वो मोहन को घरेलू नौकर से अधिक कुछ हैसियत नहीं देता था। मोहन रमेश की मानसिकता को भली भांति समझता था। अंततः वो काफी टाल मटोल के बाद उसका एक साधारण से स्कूल में दाखिला करवा देता है और वहीं वो अपना पढ़ाई शुरू कर देता है। आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह मोहन द्वारा जीवनगत परिस्थितियों में समझौता किया गया। तो शहर में काम के बोझ व नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित न करने के कारण मोहन स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता है और गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। वह उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। वह पहले की तरह घर व स्कूल के कामों में व्यस्त रहता है और 1.5-2 वर्ष के बाद वह शहर के कारखानों में इधर उधर चक्कर काटने लगता है, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। और इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, परंतु वास्तविकता का पता चलने पर उन्हें अत्यंत दुख होता है। और जब धनराम मोहन के बारे में पूछता है तो वह उससे झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटेरिएट से नियुक्त हो चुका है, अर्थात अच्छी जगह काम कर रहा है, अच्छे पोस्ट पर है। और यह सुनकर धनराम उनसे यही कहता है कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। तो इस तरह से मोहन का संघर्ष और समझौता भरा जीवन लखनऊ में बीतता है। लेखक उसकी स्थिति परिस्थितियों को बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह से गांव वालों की जाति संबंधी मान्यताएं थी। जो कहानी के शुरू में बता रहे थे कि धनराम व मोहन बचपन के विभिन्न प्रसंगों पर बातें करते हैं। फिर धनराम हंसुए पर धार लगाने के पश्चात कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों हंसुए को भिजवा देते तो वह तभी ठीक कर देता, और मोहन बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहता था। गांव में सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में नहीं बैठते थे। यदि कोई आवश्यक काम आ भी जाती तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले आते और खड़े खड़े ही अपना काम पूरा करवा ले जाते थे। अर्थात जाति भेद की भावना वहाँ अधिक थी और ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए
कहना भी अपराध माना जाता था। किंतु धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो होता था और बिना कुछ कहे वह अपने कार्य में तल्लीन रहता था, अर्थात वह अपने काम के प्रति एकाग्रता से रहता था। अब कहानी के अंत में लेखक यह बताते हैं कि किस तरह से मोहन सृजनात्मक बन गया था। तो धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से न फंसने के कारण ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा और फिर वह स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा लेता है और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डालता है। मोहन की काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम अवाक रह जाता है। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच व धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। अतः इस प्रकार लेखक अपनी कहानी का अंत यहीं करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।